नमस्कार। ठंड ने दस्तक दे दी है और इस गुलाबी सुबह में कृषि दर्शन के इस प्रातःकालीन अंक में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, हर दिन ही की तरह हम हाजिर हैं आपके लिए इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी हर नई रोचक ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर, ताकि आप अपने कृषि ज्ञान को और बढ़ा सकें, साथ ही साथ कम लागत में अधिक मुनाफा कमाकर अपने परिवार को और खुशहाल रखें। तो आइए कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। भारतीय लहसुन का भारी उत्पादन, चीन के लहसुन की मांग गिरी। धान अलसी प्रणाली से उपज बढ़ी, 3 वर्षीय सफल परीक्षण। रबी फसलों में न्यूनतम ताप संबंधित डाटाबेस तैयार और चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी का आकलन। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। खाद और स्वास्थ्य का तालमेल बिठाती लहसुन की इस बार भरपूर पैदावार हुई है। इससे जहां एक और भारतीय लहसुन उत्पादन का अच्छा बाजार मिल रहा है, वहीं विदेशी निर्भरता भी समाप्त हो रही है। सर्वेक्षण आधारित ये रिपोर्ट। गत 2 सप्ताह से उत्तर भारत की कृषि उपज मंडियों में लहसुन की कमी को देखते हुए पड़ोसी देश चीन से आई लहसुन की बिकवाली जोरों पर थी। ताजा रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज लहसुन के दाम 190 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचे थे, मगर हाल ही में भारतीय लहसुन की भारी आवक के साथ ही न केवल चाइनीज लहसुन की मांग घट गई है, बल्कि भारतीय लहसुन मात्र 40 रुपए प्रति किलो के दाम के साथ शीर्ष पर जा पहुंची है। उपभोक्ता ही नहीं, व्यापारी वर्ग भी भारतीय लहसुन की ओर जा मुड़ा है। ज्ञात हो कि इस वर्ष देश में लहसुन का उत्पादन गत वर्षों की अपेक्षा अधिक हुआ है। भारतीय आहार में धान यानी चावल का विशेष स्थान है। इसके भरपूर उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिक विभिन्न परीक्षण करते आ रहे हैं। हाल के एक परीक्षण में धान और अलसी की जोड़ीदारी से अधिक उत्पादन पाने की कामयाबी हाथ लगी है। पेश है यह शोधपरक रिपोर्ट। खरीफ की सौगात धान का यह भारी उत्पादन किसान की मेहनत की गाथा कहता है। इधर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा धान से जुड़ी विभिन्न प्रणालियों में धान अलसी प्रणाली का मूल्यांकन किया है और पाया है कि धान के लिए न्यूनतम जुताई और अलसी के लिए शून्य जुताई किए जाने पर खरीफ के दौरान धान में 2.46 टन प्रति हेक्टेयर तक की वृद्धि होती है, तो वहीं अलसी में यह बढ़ोतरी 3.41 टन प्रति हेक्टेयर तक आंकी गई है। लगातार 3 वर्षों तक किए गए परीक्षणों में कृषि वैज्ञानिकों ने बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं। पूरे उत्तर भारत में गिरते तापमान ने रबी की फसलों पर विशेष प्रभाव दिखाया है। इस दौरान गिरते ताप को लेकर विशेष शोध हुई है और विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए डाटाबेस तैयार किया गया है। प्रस्तुत है यह आकलन रिपोर्ट। दूर दूर तक पसरा यह कोहरा पूरे उत्तर भारत में लगातार गिरते ताप की दशा जताता है। इस दौरान गेहूं मुख्य फसल के रूप में बुआई में प्रारंभिक दौर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इससे जुड़े आकलन को विश्लेषणात्मक रूप देते हुए डाटा तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार रबी फसलों की बुआई की इस अवधि में देश भर में वार्षिक आधार पर यह ताप परिवर्तन 10 वर्ष के दौरान 0.24 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। ज्ञात हो कि इस दशा में कोहरा और जमाव बिंदु फसलों को प्रभावित करता है। अभी तक देश में रबी फसलों की बुआई बेहतर स्थिति में है। घर घर मिठास घोलती चीनी इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन लेकर आई है। चीनी मिलों ने अपने उत्पादन आंकड़े प्रस्तुत करते हुए इसकी घरेलू मांग की पूर्ति और निर्यात की भी आशा जगाई है। देश भर में चीनी मिलों की यह सक्रियता जहां भरपूर गन्ना उत्पादन की बात करती है, तो चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी भी बताती है। ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर के दूसरे पखवाड़े तक चीनी उत्पादन में 60% के लगभग बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। भारतीय चीनी मिल संघ की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष देश में 255 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य है। ज्ञात हो कि अब तक 18 लाख टन चीनी उत्पादन किया जा चुका है। मौसम में बढ़ती ठंडक ने कृषि कार्यों में बदलाव की स्थिति पैदा कर दी है। आइए जाना जाए कि देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है और उसके अनुरूप क्या कृषि कार्य करने होंगे। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी भागों में लगातार बर्फबारी जारी रहने का अनुमान है। पंजाब और हरियाणा के मैदानी भागों में तापमान में गिरावट का अनुमान है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई भागों में सुबह के समय कोहरा होने का अनुमान है। सिक्किम,
असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आसमान बादलों से ढका रहेगा। बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश और आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में कोहरा रहने का अनुमान है। मौसम को ध्यान में रखते हुए आप गेहूं की फसल की निगरानी करते रहें। गेहूं की उन्नत किस्में हैं श्रेष्ठ HD 2687, पूसा विशेष HD 2851, पूसा गेहूं 109 बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। देश की अधिकांश मंडियों में इन दिनों धान की आवक जोरों पर है। उत्तर भारत के राज्यों में सरकारी खरीद लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर हरी सब्जियों की भी रिकॉर्ड आवक देखी जा रही है। लौकी, तोरई, पालक जैसी अधिक खपत की सब्जियों के साथ सेम, ग्वार आदि की फलियां भी उपभोक्ता की मांग पूरी कर रही हैं। इससे छोटे सब्जी उत्पादक भी अच्छा लाभ कमा रहे हैं। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जिस तरह भारतवर्ष में एक किसान का महत्वपूर्ण और सर्वोपरि स्थान है, उसी तरह एक किसान की जिंदगी में किसान मेलों का महत्व अत्यधिक है। समय समय पर कृषि मंत्रालय द्वारा इन मेलों का आयोजन किया जाता है ताकि किसान इसका फ़ायदा उठा सके और इन मेलों में तरह तरह की जानकारी दी जाती है, वो चाहे बीजों के बारे में हो, नवीन उपकरणों के बारे में हो, तकनीकों के बारे में हो और या फिर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली नई योजनाओं के बारे में हो। तो आइए कार्यक्रम के इस भाग में देखते हैं कि किसान के लिए इन किसान मेलों का क्या महत्व है। किसी भी विषय पर या किसी भी कार्य को यदि पूर्णतया जानना हो तो प्रदर्शन के द्वारा पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। ऐसे ही कृषि और कृषि से जुड़े सभी लोगों को पूरी जानकारियों से लाभान्वित करने के लिए सरकार समय समय पर किसान मेलों का आयोजन करती है। ये मेले केंद्र सरकार, कृषि संस्थान या फिर कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं ताकि किसान और कृषि से जुड़े लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ उठाएं। कृषि मेलों की अगर हम बात करते हैं तो खासकर इससे कई तरीके से फ़ायदा होता है किसानों को, और न सिर्फ किसान बल्कि कृषि से जुड़े हुए जो दूसरे व्यवसायी हैं, चाहे वो कृषि में प्रसंस्करण के कार्य करते हों, मार्केटिंग करते हों, पैकेजिंग करते हों या मशीन उपकरण को डील करते हों, या जो इनपुट डीलर्स हैं, खाद, बीज या पौधे नर्सरी वाले, ये सब मतलब उससे लाभान्वित होते हैं। विशेषकर किसानों को फ़ायदा होता है कि कृषि मेले कई तरह से आयोजित किए जाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से, कृषि मंत्रालय की ओर से जो मेले आयोजित किए जाते हैं उनमें 5 क्षेत्रीय मेलों का आयोजन हर साल किया जाता है। और ये जो क्षेत्रीय मेले हैं, जैसे सदर्न रीजन दक्षिण भारत के लिए अलग होगा, वेस्टर्न रीजन का अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट का अलग होगा, नॉर्थ का अलग होगा और साउथ वेस्ट का अलग। और इन मेलों का आयोजन होता है या तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं अलग अलग राज्यों में उनके साथ मिल कर के, या राज्यों के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके साथ मिल कर के। और ये दोनों ही जो संस्थाएं हैं, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हों या संस्थान हो रिसर्च के, इनके साथ मेले करने का फ़ायदा ये रहता है, इनका अपना कैंपस काफ़ी बड़ा होता है, इनके पास फील्ड होता है। और जब भी मेले आयोजित किए जाते हैं उससे पहले ये जो भी थीम रखी जाती है उसके आधार पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस की पूरी व्यवस्था होती है।
क्रॉप कैफेटेरिया होता है कि उस सीज़न की जो भी फसलें हैं, मान लो रबी में मेला लग रहा है, उन सबके लाइव डेमोस्ट्रेशन उस क्षेत्र विशेष के लिए जो किस्में सिफारिश की गई हैं वो लगा दिए जाते हैं, उनका विवरण वहाँ पर लगा होता है। तो कोई भी किसान आके देखता है, उसको एक नज़र में ही ये सूचना मिलती है कि ये कौन सी किस्म है, कितना इसका बीज लगता है, कितना उत्पादन प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ मिलता है और बाज़ार भाव क्या रहता है लगभग। तो ये सारी जानकारी मिलने से किसान मोटा मोटी तौर पर यह तय कर पाता है कि वास्तव में ये किस्म बहुत अच्छी है, इससे हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, ये कम से कम दिनों में पक के तैयार होती है। तो ये सारी जानकारी हमारे कृषि विशेषज्ञ लिख के तो रखते ही हैं, साथ में वहाँ जो एक्सप्लेन करने के लिए विस्तार कर्मी है या कृषि वैज्ञानिक है वो खड़े होते हैं, तो उनसे चर्चा भी किसान कर लेते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है मेलों में, जो किसान हैं एक दूसरे राज्य के आते हैं, वहाँ पर कई राज्यों के क्षेत्रीय मेले में करीब करीब 6 से 7 राज्यों की भागीदारी होती है। उन राज्यों के जो किसान हैं आपस में विचार विमर्श करते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र में किसान काफ़ी अग्रणी हैं। जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, बागवानी के क्षेत्र में महाराष्ट्र ने काफ़ी तरक्की की है। डेयरी सेक्टर की हम बात करते हैं, गुजरात में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, डेयरी कोऑपरेटिव हैं। तो आपस में विचार विमर्श करके किसान अपने अनुभव तो शेयर करते ही हैं, साथ में वो एक दूसरे की बात को ज़्यादा आसानी से ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि किसानों का आपस में इंटरेक्शन होता है, एक ऐसा मंच उनको मिलता है कि ना सिर्फ वो विशेषज्ञों से चर्चा कर पाते हैं, बल्कि अपने जो फेलो फार्मर्स हैं दूसरे क्षेत्रों के, उनसे भी वो विचार विमर्श कर पाते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इन जो क्षेत्रीय मेले हैं यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में जो लगाए जाते हैं, उनमें बीज पौधे ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जो उस क्षेत्र के लिए जो किस्मों की सिफारिश की जाती है वो बीज खरीद सकते हैं। इनपुट डीलर्स आते हैं जो खाद और दूसरे इक्विपमेंट मशीनरी सेक्टर इस सब में डील करते हैं, या जो औजार हैं खेती के छोटे मोटे, वो सब वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो किसान आसानी से वहाँ से ये चीज़ें खरीद भी लेते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं कृषि विकास के लिए, जिनमें किसानों को अनुदान का पर्याप्त प्रावधान है, या किसान कोई नया व्यवसाय चालू करना चाहें, प्रशिक्षण की उनमें व्यवस्था है, तो ये सारी योजनाओं की जानकारी भी एट ए ग्लांस यानी एक ही जगह पर उनको मिल जाती है। सारा मेला देखने के बाद में किसानों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है किसान गोष्ठी की। जब वो मेला देखते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी देखते हैं, नए उपकरण देखते हैं, नई किस्में या नई जो पौधे हैं वो देखते हैं, तो निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल उनके मन में आते हैं, कई शंकाएं होती हैं, उनका समाधान उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इन कृषि मेलों में विशेष व्यवस्था की जाती है वैज्ञानिक और किसानों के बीच में संवाद के लिए। जैसे हम किसान गोष्ठी का नाम देते हैं, तो किसान अपने सवाल रखते हैं और कृषि वैज्ञानिक जो भी उस विषय से संबंधित हैं सभी वहाँ पर उपलब्ध होते हैं और किसान के सवाल का वो जवाब देते हैं। पूरी तरह से किसानों को संतुष्टि मिलती है। क्षेत्रीय मेलों की जैसे मैं बात कर रहा था, तो इस वर्ष के जो हमारे क्षेत्रीय मेले हैं वो अभी जैसे सदर्न जोन का है, साउथ का, वो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के साथ सुनिश्चित किया गया है और 4 से 5 दिन के आमतौर पर ये मेले होते हैं। कोशिश ये होती है कि कृषि और कृषि से संबंधित संपूर्ण तकनीकी ज्ञान उनको उपलब्ध कराया जाए जो भी किसान आते हैं। और मिट्टी और पानी अगर किसान लेके जाते हैं, ये प्रचार प्रसार किया जाता है, वो अपनी मिट्टी को पहचानें, मिट्टी के नमूने लेके आएँ और मुफ्त जांच की व्यवस्था आमतौर पर इन मेलों में की जाती है, तो अपनी मिट्टी और पानी की जांच करा पाते हैं। और बैंकर्स जो फाइनेंस के लिए ज़रूरी हैं, बैंक भी अपना नाबार्ड है या दूसरे जो ग्रामीण विकास बैंक हैं या हमारे नेशनल बैंक हैं, ये सभी छोटे मोटे स्टॉल वहाँ पर लगाते हैं और उनसे कैसे स्कीम के तहत फ़ायदा लिया जाए इस सब की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। तो साउथ का जैसे तमिलनाडु में अभी इस बार का रखा है, और ईस्टर्न जोन का बिहार पटना सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला जो है, इसका एक रीजनल स्टेशन है पटना में, तो वहाँ पर रखा गया है। क्योंकि पोटैटो का इंस्टीट्यूट है तो निश्चित तौर पर आलू पर विशेष प्रदर्शन किए जाएंगे। बाकी इसके अलावा और भी जो टेक्नोलॉजी है सीजन की, खासकर रबी फसल की, वो संपूर्ण जानकारी किसानों को दी जाएगी। गोष्ठियाँ भी होंगी और 4-5 दिन का ये मेला आयोजित किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ICAR का बारापानी
मेघालय में एक रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पर ये मेला रखा गया है। और ज़्यादातर ये मेले फरवरी मार्च अप्रैल तक करीब करीब ये मेले होंगे। 3 से 5 दिन तक का मेला होता है। किसानों को लाने ले जाने की व्यवस्था, किसान गोष्ठी, ये सब वहाँ पर रखी गई है। तो और इसी तरीके से वेस्टर्न जोन का जो मेला है ये आकोला में, पंजाब राव कृषि विद्यापीठ जो है आकोला, वहाँ पर रखा गया है। और वहाँ पर भी वही रबी फसलों से संबंधित जो जानकारी है, पूरी मशीनरी सेक्टर की ये सारी जानकारी दी जाएगी। और बरेली में नॉर्थ का मेला रखा है इस साल का। बरेली IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो निश्चित तौर पर वेटनरी इंस्टीट्यूट होने के नाते यहाँ जो थीम है पशुओं से संबंधित रखा गया है। पशु हैं, डेयरी सेक्टर, मत्स्य की, इस सब की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। और वही 4 से 5 दिन का मेला यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। सभी मेलों की जैसे ही डेट फिक्स होती है, एक थीम तय हो जाती है, उसके बाद में प्रचार प्रसार किया जाता है कि बड़ी संख्या में लोग अपने सहूलियत के हिसाब से मेले में आएँ, उसको विजिट करें और लाभ लें, किसान गोष्ठियों में पार्टिसिपेट करें। तो ये सब के लिए किसानों को पहले से ही सूचित किया जाता है। पूरे साल में सरकार 5 क्षेत्रीय मेलों का आयोजन करती है, जिसमें 6 से 7 राज्यों की भागीदारी होती है और हर मेले की अवधि 4 से 5 दिन की होती है। हर मेला एक नया विषय, नई जानकारी और नई उपलब्धि को लेकर प्रदर्शित किया जाता है। इन मेलों में किसानों के लिए नई नई तकनीकें, नई मशीनें, बीज, पौधे, उपकरण और इनके इस्तेमाल के नए नए तरीकों से सभी को अवगत कराया जाता है। सबसे बड़ी और खास बात ये है कि इन मेलों में भाग लेने के लिए हर कस्बे, गांव से किसानों के लिए मुफ्त यातायात, रहने खाने का इंतजाम सरकार के द्वारा मुफ्त में किया जाता है, जिससे गरीब किसान भी इन मेलों का लाभ उठा सकें। विशेषकर ये जो कृषि मेले हैं क्षेत्रीय, इनमें किसानों को लाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। हमारी आत्मा स्कीम जैसे है, उसमें व्यवस्था है कि एक राज्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, यानी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में किसानों को लाया जा सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, इंटर स्टेट। तो इस तरीके की व्यवस्था है। तो किसानों के समूह अपनी मर्जी से तो आते ही हैं, बाकी उनको सरकार की योजना के तहत भी बुलाया जाता है, जिसमें उनका किराया भाड़ा, आने जाने की जो व्यवस्था है, खाने रहने की, वो सब उसमें कवर होती है। तो कोई विशेष किसानों को खर्च उसमें नहीं करना पड़ता। इन कृषि मेलों में महिलाओं की भागीदारी अहम है। यहाँ महिलाओं के लिए कृषि उपकरण और उन्हें इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। पशुपालन के क्षेत्र में तो महिलाएं सर्वप्रथम हैं। पशुओं की देखभाल, गोबर गैस, दूध और दूध से बने पदार्थ बनाने के लिए जरूरी जानकारियों से अवगत कराया जाता है मेलों में सभी महिलाओं को। कृषि मेलों में भी महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। और ख़ासकर हमारी जो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, 30% तक प्रावधान महिलाओं के लिए रखा गया। चाहे अनुदान की बात हो, प्रशिक्षण भी जहां पर आयोजित किए जाते हैं, ये राज्य सरकारों को या जो भी संस्थान उन योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं, उनको हिदायत दी जाती है कि लगभग मतलब कम से कम 30% महिलाओं की भागीदारी हो। ज़्यादा होती है कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रावधान है। और महिलाओं को इस प्रावधान के तहत ये भी वो किया जाता है, उनको जैसे एक्सपोजर विजिट है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा घुमाया जाए, उनको ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए और ऐसे उपकरण और यंत्रों को ज़्यादा प्रदर्शित किया जाए जो महिला आसानी से ऑपरेट कर सकें। हमारी जितनी भी स्कीम है, खासकर फ्लैगशिप स्कीम जो मेजर, जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, या विस्तार से संबंधित विस्तार सुधार कार्यक्रम, आत्मा स्कीम, इन सभी में कम से कम 30% जो खर्च है जो कार्यक्रमों का, वो महिलाओं के उस पर होना चाहिए। ऐसी हिदायत समय समय पर दी जाती है। और राज्यों से जो हम रिपोर्ट लेते हैं उसमें भी एक कॉलम होता है कि महिलाओं को कितना उसका लाभ मिला। महिलाएं हैं, ओबीसी है या ट्राइबल्स हैं जो पिछड़े लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्रों, इन सब के लिए और अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था भी होती है स्कीमों में। तो निश्चित तौर पर प्रशिक्षण भी इनके लिए आयोजित किए जाते हैं। तो ये सभी योजनाओं में
जो केंद्र सरकार की हैं, महिला सशक्तिकरण पर काफ़ी ध्यान है और समय समय पर ये समीक्षा की जाती है कि किन किन योजनाओं में महिलाओं की कितनी भागीदारी हो रही है। अगर किसी योजना में कम भागीदारी है तो जो कंसर्न है, जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं स्कीम को, उनको हिदायत दी जाती है कि उसको बढ़ाएं, उसमें और सुधार करें और महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करें। इन मेलों में गोष्ठियों का आयोजन करके किसानों से विचार विमर्श के द्वारा ज्ञान अर्जित कराना, प्रसंस्करण के द्वारा सभी फलों और सब्जियों को सुरक्षित रखना और नए नए उत्पाद बनाकर उनका बखूबी इस्तेमाल करना, इन सभी के द्वारा व्यापार स्थापित कर अतिरिक्त आय हासिल करना, ये सभी लाभ किसान उठा सकते हैं इन मेलों से। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, हमारा पता तो आपने नोट कर ही लिया होगा। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं अवश्य लिखिएगा। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप हमसे ईमेल, ट्विटर और फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है और अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। कल प्रातः नए अंक, नए विषय और एक नई सुबह में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।